चलिए हेडिंग डाल लीजिए कार्य। देखिए कल चैप्टर आपको समझा दिया था पूरा लगभग, ठीक है। आज लिखना है तो थोड़ा लिख लीजिए, ज़रा हेडिंग डाल लीजिए कार्य, ठीक है। समझा दिया था पूरा चैप्टर, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे, बता दो, ठीक है। कार्य सर पूछना है एंगुलर एक्सेलरेशन सर क्या होता है? कोणीय त्वरण। यस सर। तो कोणीय त्वरण नहीं बताया, अल्फा भैया। कहाँ होता है सर? तो तुम हो गए नहीं उस समय, ठीक है। ये जो आपका है ये चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं, दृढ़ पिंडों का, ठीक है। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति है, तुम्हारे आने से पहले पढ़ाया जा चुका है। ये कोणीय त्वरण का मतलब होता है कि जब हम, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ क्या हो रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है या घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति करते करते होता क्या है, जब इस तरह से वृत्त पर, ठीक है, या सर्किल पर घूम रही है, घूमते घूमते जो ओमेगा है, समझ रहे हैं, जो ओमेगा होता है, अगर ओमेगा में परिवर्तन होने लगे, मतलब ओमेगा अगर क्या होने लगे, अगर देखिए v बढ़ रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। अगर v बढ़ रहा है तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा का मतलब है, देखिए v और ओमेगा में अंतर सिर्फ क्या है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि v का मतलब है कि हम सीधे दे रहे हैं धक्का उसको, ठीक है। जो सीधे चलाने के लिए या ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए या स्थानांतरीय गति कराने के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसको हम सिंपल सा वेग कह देते हैं। और अगर कोई चीज़ सर्कुलर या रोटेशनल कह सकते हैं, घूर्णन गति कराने के लिए जो चीज़ आवश्यक होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, यानी कोणीय वेग कहते हैं। तो अगर कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हैं, कोणीय वेग का मतलब है जैसे ऐसे घूमेगा तो क्या बदलेगा, एंगल बदलेगा, एंगल ही तो बदलेगा। तो एंगल बदलने का मतलब है कि उसका कोण बदला समय के साथ, कोण बदला समय के साथ मतलब कोणीय विस्थापन हुआ, कोणीय वेग हुआ। अब ये कह रहे हैं कि कोणीय वेग इस तरह से हो, जरा ध्यान से समझिएगा, ये है, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा थीटा। मान लीजिए डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा 1 मोमेंट हो गया। अब अगर इसके हम वेग की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी यानी, ठीक है, कोणीय वेग की बात करेंगे तो ओमेगा 1 बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगले उतने ही समय में फिर अगला समय कितना लें, डेल्टा टी का ही लें। अगर अब की डेल्टा टी में ये थीटा 1 ना चल के कितना चल गया, थीटा 2 चल गया, इसका मतलब है वेग क्या तो कम हुआ होगा या तो ज़्यादा हुआ होगा। भाई ये दूरी या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, ये हमें क्या पता है। तो कम होगी या दूरी होगी ज़्यादा होगी तो क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी आएगा। समयांतराल क्या है, समान है, दूरियां क्या हैं, अलग अलग है। तो इसका मतलब है अगर अलग अलग दूरियां समान समयांतराल में तय करी जा रही हैं तो उनके वेग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हमने ये नहीं कहा कि वेग बढ़े हुए होंगे, वेग बढ़े भी हो सकते हैं और वेग घटे भी हो सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन की दर है वेग के, ये जो एंगल परिवर्तन की दर है, यानी कोणीय जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, या कोणीय वेग की वजह से कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो उसमें जो परिवर्तन की दर है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। प्रूफ भी तो सारे कराए हैं, टाउ बराबर आई अल्फा और इस तरह वाले सारे प्रूफ आपको कराए हुए हैं, ठीक है, जो आपके आने से पहले करा दिए होंगे, हमने जो चैप्टर था वो पहले करा दिया था, ठीक है। अब इस यूनिट में, यानी जो आपकी 5 यूनिटें हैं, 5 यूनिट में ये अंतिम चैप्टर चल रहा है। अब जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा 6ठी यूनिट शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं, 6ठा चैप्टर नहीं, 6ठी यूनिट यानी 6ठी इकाई शुरू हो जाएगी, जो कि गुरुत्वाकर्षण वाली है, यानी ग्रेविटेशन वाली। ग्रेविटेशन के बाद फिर आपका लिक्विड वाली 7वीं शुरू हो जाएगी यूनिट, 7वीं यूनिट है फ्लो वाली, ठीक है। या तो उसमें बर्नौली की प्रमेय होगी, लिक्विड्स तरल जा रहे होंगे, ठीक है, या प्रत्यास्थता का सिस्टम होगा, या इलास्टिसिटी जो आपकी है प्रत्यास्थता, या विस्कोसिटी यानी श्यानता होगी। इसके साथ साथ पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या है अब अगली यूनिट में पढ़नी होंगी, लेकिन इस यूनिट का, ठीक है, अंतिम चैप्टर है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, कार्य, सामर्थ्य तथा ऊर्जा। इसको बता दिया था हमने, खाली लिखाना बाकी था, ठीक है। तो लिख लीजिए ज़रा,
देखिए, जब कोई आरोपित बल अपने क्रिया बिंदु को क्रिया बिंदु समझते हैं, जहाँ पर बल लग रहा है। क्रिया बिंदु का मतलब है जहाँ पर बल लग रहा है। अपने क्रिया बिंदु की दिशा में अपने क्रिया बिंदु को कर लीजिए, अपने क्रिया बिंदु को बल की दिशा में, अपने क्रिया बिंदु को बल की दिशा में विस्थापित कर दे, अपने क्रिया बिंदु को बल की दिशा में विस्थापित कर दे, तब कार्य का होना माना जाता है। तब कार्य का होना माना जाता है। या करके लिख लीजिए। किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस बल के परिमाण तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। फार्मूला है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यानी W बराबर F डॉट डी, W बराबर F डॉट डी या F डॉट एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप F डॉट डी लिखिए और चाहे F डॉट एस लिखिए, यानी W बराबर F डॉट डी लिखें और चाहे W बराबर F डॉट एस लिखें। ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? विस्थापन ही है, चाहे S लिख लें चाहे D लिख लें आप। तो W बराबर F डॉट एस या F डॉट डी। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे, ठीक है, F डॉट डी अगर लिखेंगे तो अगर ओपन करेंगे तो W बराबर क्या आएगा? F डी कॉस थीटा, यानी W बराबर आपका क्या मिलेगा? F डी कॉस थीटा। लिख लीजिए। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, विभिन्न स्थितियों में। इसको लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा, तब लिखिएगा। अगली हेडिंग है विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की प्रकृति। अब जरा हमको एक चीज़ बताएं, कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? कॉस थीटा जानते हैं, कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 और न्यूनतम मान 0 -1। ठीक है, कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? -1। यानी कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? -1 से +1 तक। ठीक है, तो लिख लीजिए। देखिए, W बराबर F डी कॉस थीटा से, या में लिखिएगा W बराबर F डी कॉस थीटा में कॉस थीटा का मान +1 से -1 के बीच, +1 से -1 के बीच कुछ भी हो सकता है। +1 से -1 के बीच कुछ भी हो सकता है। अतः
अतः बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक व शून्य, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नंबर 1 करके पहला पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। किया गया कार्य धनात्मक होगा। नंबर 2, जब थीटा का मान 90 से नब्बे से 270 के बीच का होगा, जब थीटा का मान 90 से 270 के बीच का होगा तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा, और 180 डिग्री पर अधिकतम ऋणात्मक होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे क्या होता है, -1 होता है, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, और 180 डिग्री पर अधिकतम ऋणात्मक होगा। अगला पॉइंट लिखिए, जब थीटा का मान 90 या 270 डिग्री होगा, जब थीटा का मान 90 या 270 डिग्री होगा तो कार्य का मान 90 डिग्री पर क्या होगा, cos 90 0 लिखिए। तो क्या लिखा है, तो कार्य का मान 0 होगा। अगली हेडिंग लिख लीजिए, शक्ति या सामर्थ्य यानी पावर। शक्ति या सामर्थ्य मतलब पावर। लिखिए, किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की सापेक्ष दर को सामर्थ्य कहते हैं।
नेक्स्ट लाइन से, यदि डेल्टा टी समयांतराल में, यदि डेल्टा टी समयांतराल में किया गया, यदि डेल्टा टी समयांतराल में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो तो, यदि डेल्टा टी समयांतराल में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो तो सामर्थ्य P बराबर, तो सामर्थ्य P बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी। ये सामर्थ्य P बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी। अब उसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी और एरो लगाइए फिर जीरो, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो P बराबर डी डब्ल्यू बटे डी टी, खाली डेल्टा की जगह डी हो जाता है बस। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो ठीक है, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी ठीक है टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब है डेल्टा टी समय क्या है, जीरो, शून्य हो रहा है, शून्य की तरफ मतलब बहुत कम हो रहा है। तो अगर समय बहुत कम हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा, बहुत कम किया जाएगा। तो आपको बताया है कि डेल्टा डी और डेल ये तीनों एक ही राशियाँ हैं। अगर अंतर थोड़ा बड़ा है तो हम डेल्टा लिखते हैं, अगर थोड़ा कम है तो डी का यूज करते हैं, और अगर बहुत कम है तो डेल यूज करते हैं। ठीक है, डी, डेल्टा और डेल ये तीनों क्या हैं, अंतर को व्यक्त करते हैं। ठीक है, डेल्टा का मतलब है थोड़ा बड़ा अंतर है, डी का मतलब है अंतर थोड़ा छोटा है। और लिखा भी आपने है कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बिल्कुल किसकी तरफ जा रहा है, टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, मतलब जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब है समयांतराल बहुत छोटा है। तो समयांतराल बहुत छोटा है तो आप कह सकते हैं कि किया गया कार्य भी क्या होगा, अति सूक्ष्म ही तो होगा। तो डेल्टा आपका काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा है, डब्ल्यू बराबर पी बराबर डी डब्ल्यू अपान डी टी। अब उसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, कार्य का मान सॉरी कार्य बोल गए, शक्ति करा रहे हैं ना, तो शक्ति लिखिए, शक्ति का मान बल के पदों में, शक्ति का मान बल के पदों में, फार्मूला लिख लीजिए, P बराबर F इंटू वी, P बराबर F इंटू वी। ठीक है, अब उसका ये लिखिए, इसका मात्रक, किसका, शक्ति का, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है जानते हैं, हाँ, इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है। अगली लाइन से लिख लीजिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर, यानी एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर, एक एचपी लिख लीजिए हॉर्स पावर, या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, अब हेडिंग लिख लीजिए वाट, वाट की जो इसका मात्रक आपने लिखा है वाट, ये क्या है आखिर, कैसे हम पहचानेंगे कि कार्य जो शक्ति है वो कितनी है, 1 वाट। तो लिख लीजिए जरा इसमें, कैसे पहचानेंगे, अगर कोई मशीन क्या कर रही है, 1 घंटे में 1 जूल का कार्य कर रही है तो उसकी शक्ति कितनी हो गई, 1 वाट हो गई, सीधी सी बात। P बराबर क्या लिखा है, W अपान टी लिखा है, फार्मूला आपने P बराबर क्या लिखा था, W अपान टी या डेल्टा W अपान डेल्टा टी।
तो W को भी एकांक कर दें और नीचे T को भी एकांक कर दें तो P बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यदि क्या कर दिया जाए, एकांक समय में या 1 घंटे में यदि 1 जूल का कार्य कर रही है कोई मशीन, तो हम कह देंगे कि उस मशीन की शक्ति कितनी है, 1 वाट है। ठीक है, तो वाट हेडिंग लिख लीजिए। लिखिए, यदि कोई मशीन यदि कोई मशीन 1 सेकंड में, ठीक है, अगर घंटे में कर देंगे तो वाट घंटा हो जाएगी, उसमें एक ही चीज़ है। यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करती है, 1 जूल का कार्य करती है, तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, ऊर्जा। तो लिखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। सामान्यतः ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग लिख लीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब क्या है। अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय के मतलब की बात करें तो इसका मतलब है कि कार्य और ऊर्जा क्या है, एक ही हैं। भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, हम यही निकालेंगे कि कार्य और ऊर्जा क्या है, एक ही रूप है। यानी 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, 2 अलग अलग भौतिक राशियाँ नहीं हैं, बल्कि क्या है, एक ही है। हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे और हम उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऊर्जा में भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब जितना हमने कार्य किया है और ऊर्जा में परिवर्तन दोनों क्या है, बराबर है। यानी कार्य बराबर किसके है, ऊर्जा के है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसके बारे में थोड़ा सा, फिर प्रूफ कर लें इसका। तो लिखिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान का, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड द्रव्यमान का कोई पिंड u वेग से चल रहा है, u वेग से चल रहा है, तथा उस पर बल लगाकर वस्तु का वेग, उस पर बल लगाकर वस्तु का वेग u से v कर दिया जाता है। उस पर बल लगाकर वस्तु का वेग u से v कर दिया जाता है। इस समयांतराल में
इस समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इस समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है तो s यानी स्मॉल s है तो कार्य बराबर, चलो देख लीजिए ज़रा, देखिए ज़रा यहाँ से कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, यानी F इंटू एस। ठीक है, अब हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के, देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा ये है कि ऐसा रिलेशन जो ये हमको बता दे कि ऊर्जा और कार्य एक ही हैं। मतलब हम क्या करें, कार्य करें और परिवर्तन काहे में हो, ऊर्जा में हो, मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, या हम ऊर्जा में परिवर्तन कर दें, ठीक है, या हम किसी के क्या करें, ऊर्जा में परिवर्तन हो करें और वहाँ पर हमको कार्य प्राप्त हो जाए, तो हम कह देंगे ये एक दूसरे में क्या है, कन्वर्टेबल है। मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय यही चीज़ है कि बस कार्य का ऊर्जा में और ऊर्जा का कार्य में स्थानांतरण क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के तहत हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma, ठीक है, समीकरण 1 है। अब F का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं हम, F का मान समीकरण 1 में रख दें तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए इंटू एस। इसको हम कोई दूसरा समीकरण मान लेते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या करें, न्यूटन के समीकरण से, न्यूटन के या गति के लिख सकते हैं आप, गति के समीकरण से, गति के समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो जानते होंगे शायद, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण है गति का, तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या कर दें, समीकरण 3 के दोनों पदों को m/2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या कर दें, m/2 से दोनों पक्षों को गुणा कर दें, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, m/2 इंटू वी स्क्वायर। इधर देखेंगे तो m/2 u स्क्वायर प्लस 2as इंटू m/2 हो जाएगा। यहाँ से ये गया, अगर हम इसको इधर चेंज कर लें तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर बराबर कितना,mas, यही तो आएगा, mas, ठीक है। अब क्या कर दें, इसको समीकरण 4 मान लें, समीकरण 4 और समीकरण 2 से देखिए ये हिस्सा किसके बराबर है, W के बराबर लिखा है, समीकरण 4वां समीकरण, समीकरण 4वां समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर बराबर किसके, W के, ठीक है। और ये क्या है, गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि किया गया कार्य बराबर, यानी कार्य W बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी W बराबर डेल्टा के कह सकते हैं। अर्थात किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है,
ठीक है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, उतार लीजिए, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, पढ़ लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है।